नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तबादलों का रायता पूरी तरह फैल चुका है। हालत ये है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा था। 5 जुलाई को मंथन में उस वक्त हमने जब सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के तबादलों को लेकर जो हंगामा और बवाल मचा था और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर हमने इसी मंथन प्रोग्राम में डिस्कस किया था और ये कहा था कि ये मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सारे तबादलों पर रोक लगा दी है और जांच के लिए एक कमेटी बना दी है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में। इसके 2 सदस्य होंगे, वो एक तरीके से सीनियर आईएएस अफसर हैं, एसीएस होम इसके सदस्य हैं और एक सदस्य और होंगे जो इस मामले की जांच करेंगे। तो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसको लेकर ये पूरा मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी। 2 दिन में इन तबादलों पर ये कमेटी रिपोर्ट देगी। यही नहीं, केवल स्वास्थ्य विभाग में नहीं, अब धीरे धीरे पशुपालन विभाग और शिक्षा विभाग में भी तबादलों का रायता फैलने लगा है। तबादलों के नाम पर हुई मनमानी ने विपक्ष को उत्तर प्रदेश की तबादला नीति पर ही सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने रोक लगा दी है और इस पूरे प्रकरण का निराकरण करने के लिए उन्होंने कमेटी भी बना दी है और ये कमेटी 2 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। जांच के बाद कि वास्तव में इस कमेटी के इस बार इन बिंदुओं पर जांच करेगी क्या वास्तव में इस तरीके का कोई अनियमितताएं हुई, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें बहुत सारे सवाल उठाए हैं। लेवल 2 और 3 के भी जो तबादले हुए हैं उन पर भी सवाल उठाए हैं। मंथन में आज इसी पर बात होगी, तबादलों पर ग्रहण। तबादलों पर ग्रहण। ब्रजेश पाठक ने 3 जुलाई को जो चिट्ठी लिखी उसके बाद हंगामा हो गया, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग भी उनके पास है, जिस वक्त वो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में थे, यहाँ उनके एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने ढेर सारे तबादले कर दिए और उन तबादलों में एक भी तबादला ब्रजेश पाठक की सहमति, अनुमति और सिफारिश पर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इसके बाद से ब्रजेश पाठक ने जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी के बाद एक तरीके से तनातनी का माहौल बन गया और कुल मिलाकर अमित मोहन प्रसाद भी कटघरे में खड़े हो गए कि भाई तबादला जो करा तो किसके आदेश पे किया, या क्या नीति है, क्या आईएएस अफसर ही सब कुछ करते हैं, मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। ये बात तय हो गई कि ट्रांसफर में बड़ा खेल किया गया है। ये ब्रजेश पाठक ने आरोप भी लगाया और एक तरह से उस चिट्ठी में कहा भी, चूंकि मंत्री हैं तो ये आरोप कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि उन्होंने इस बात को इंगित किया कि ये मसला बेहद गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कई बिंदुओं पर ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर अमित मोहन प्रसाद को सवाल उठा दिए और जवाब भी मांगा उन्होंने, लेकिन जवाब तो आज तक नहीं मिला। लेकिन ये कहा जाता रहा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई एक अलग तरीके की व्यवस्था काम कर रही है जो ब्रजेश पाठक को इग्नोर कर रही है। तो मुख्यमंत्री जब ये मामला बहुत सुर्खियों में आ गया और कहते तो ये हैं कि दिल्ली से एक फ़ोन आया, उसके बाद से आनन फानन एक कमेटी बनी, मुख्यमंत्री ने सारे तबादलों पर रोक लगा दी। संजय भूसरेड्डी एसीएस हैं, अवनीश अवस्थी एसीएस हैं और दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी हैं। ये तीनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। 22 सीएमओ को भी एक नोटिस जारी किया गया है। ट्रांसफर में हेराफेरी का मामला जो सामने आया उसमें डॉक्टर 10 साल तक एक जनपद में तैनात थे, उनको 3 साल दिखाया गया है।
इसी तरह जो तबादले सीएमओ करते हैं, उन्होंने जो तबादले शासन को किए जाने चाहिए या ऊपर मंत्री स्तर पर होने चाहिए या एसीएस स्तर पर होने चाहिए, उनको लेवल 2 और लेवल 3 के तबादले जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका तबादला सीएमओ ने कर दिया। ऐसे 10 सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है और बहुत सारे सीएमओ इस पूरे जांच और गड़बड़ियों के घेरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण पर एक बड़ा फैसला कुन मसला अब आम हो गया है और आज काफ़ी दिनों तक, मतलब आज पूरे दिन भर तबादलों को लेकर जो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही थी कि वास्तव में कौन घेरे में आएगा, क्या मसला होगा। ये जो तबादला को लेकर मंत्री और एसीएस के बीच जो तनातनी हो गई ना, इसमें वास्तव में इसका फैसला क्या होगा। क्या एसीएस हटेंगे, क्योंकि मंत्री का हटने का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव 24 में है, ब्राह्मण नेता के रूप में ब्रजेश पाठक को जाना जाता है और अगर वो अपने विभाग में एक तबादले की हैसियत नहीं रखते तो इससे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की प्रशासनिक दखल को आंका जाएगा। इस जो जांच कमेटी है इसमें भी संयोग से तीनों ब्राह्मण ही हैं। ये मतलब कम से कम 2 के बारे में कंफर्म है और संजय भूस रेड्डी के बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन कम से कम 2 ब्राह्मण हैं। खैर इन सब चीज़ों का बहुत प्रशासनिक स्तर पर मायने नहीं होता है, लेकिन ये संकेत और संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा लिखी गई चिट्ठी का रायता फैल चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने तबादलों पर रोक लगा दी है। यही नहीं, तबादलों के नाम पर मनमानी की खबरें अब दूसरे कई विभागों से भी जुड़ चुकी हैं। शिक्षा विभाग के साथ साथ अब पशुपालन विभाग से भी धुआं उठ रहा है। ऐसे में तबादलों के नाम पर हुई मनमानी ने तबादला नीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तबादलों के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर जवाब देने के लिए सीएम योगी ने एक जांच कमेटी को गठित किया है जो 2 दिन में रिपोर्ट देगी। देखिए, नौकरशाही बेलगाम है। मंत्री और नौकरशाही के बीच में घमासान युद्ध है। नौकरशाही बगैर मंत्रियों से पूछो, मंत्री नौकरशाही को बगैर विश्वास में लिए तबादले अपने अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। जब सचिव उनका कोई तबादला करता है तो मंत्री को पता नहीं होता, मंत्री कुछ करता है तो सचिव को नहीं। यह सरकार पूरा असमंजस की सरकार है और असमंजसता में पूरी सरकार चल रही है। किसी को कुछ नहीं पता है, केवल भ्रष्टाचार। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निष्पक्ष और ईमानदार काम कर रही है। जो पूर्ववर्ती सपा बसपा सरकार के अधिकारी रहे हैं, जरूर उनसे कुछ कमियां हुई है और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ईमानदार और निष्पक्ष सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करने वाली है। जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई होगी। और महाराज जी ने 3 आईएएसओं की कमेटी भी बना दिया है। इसमें जहां भी जो भी कमियां गड़बड़ियां होंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा और भ्रष्टाचार अधिकारी कोई बचने वाले नहीं है। आपको बता दें कि न्यूज ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। 2021 में जब कोविड चरम पर था, तब भी ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर अमित मोहन प्रसाद की कार्यशैली और उन पर लापरवाही अकर्मण्यता परोक्ष रूप से इसका आरोप लगाकर यह कहा था कि व्यवस्था ठीक नहीं है। तब भी उन्होंने साहस किया था, तब वो कानून मंत्री थे। अब ये विभाग उन्हीं के पास है, तो क्या उस दौरान जो चिट्ठी लिखी थी उस वजह से उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा विभाग में, या अमित मोहन प्रसाद का भी अपना कोई पक्ष है? 2 दिन बाद साफ हो जाएगा कि तबादलों का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्र, एसीएस अवनीश अवस्थी और संजय भूस रेड्डी के नामों की 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर मनमानी तरीके से किए गए तबादले पर लगा ग्रहण। 30 जून को अंतिम दिन विभागीय अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा बड़े स्तर पर तबादले किए गए, जिसमें मृत डॉक्टर के साथ साथ रिटायर्ड डॉक्टर एवं विकलांग कर्मचारी शामिल हैं। विकलांग कर्मचारियों को दूर दराज जनपदों में तबादले कर दिए गए। 30 जून के बाद
विभागीय मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा। जवाब में अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में तबादले हुए हैं वो नीतिगत हुए हैं, जिससे संतुष्ट न होते हुए विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और संजय भीष रेड्डी को शामिल किया, जो 3 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई जब होगी तब, लेकिन विवादों से पुराना नाता रखने वाले अमित मोहन प्रसाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्री से इसी तरह का विवाद रहा है। तब के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी अमित मोहन प्रसाद के मनमानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार शिकायत की थी। क्या जांच कमेटी अमित मोहन प्रसाद की मनमानी पर रिपोर्ट लगाएगी या जननेता और जिम्मेदार विभाग के मंत्री जनता के जवाबदेही के पक्ष में कार्रवाई होगी, जो लगातार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर सैकड़ों अस्पतालों का खुद दौरा कर निरीक्षण भी किया है, और ऑफिस में बैठकर मनमानी चलाने वाले अधिकारी की चलेगी या फिर जिले जिले अस्पताल अस्पताल घूमने वाले विभागीय मंत्री की। देखने वाली बात होगी। जब 3 दिन बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या मनमानी पे विराम लगेगी या जिले जिले घूमने वाले नेता ये विभागीय मंत्री के पक्ष में कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एसीएस अमित मोहन प्रसाद की अगुवाई में हुए तबादलों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा लिखे गए पत्र के बाद हुई जांच में भयंकर गड़बड़ियां सामने आई थीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तबादलों पर ग्रहण, बहुत बार इस तरीके के विवाद आते हैं तबादलों को लेकर, और तबादले हमेशा अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों का चार्म रहता है। अधिकारी कहते हैं ये मेरा अधिकार है, हम सिलेक्टेड हैं, और जो मंत्री है वो इलेक्टेड है। वो कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, 60 साल तक रहेंगे, 60 साल की उम्र तक जरूर रहेंगे, और ये इलेक्टेड है 5 साल में आएंगे चले जाएंगे, या आएंगे तो फिर पता नहीं विभाग किसके पास हो। ये सारा जो अंदर का मसला है ना, ये चलता रहता है। अब तबादलों को लेकर एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तबादला नीति बनाई, उसकी अवधि खत्म होने के फौरन बाद उनके ही डिप्टी सीएम ने बहुत सारे सवाल अपने विभाग में लगा दिए, उठा दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत सारे उठा दिए, और ये उठाए हुए मुझे लगता है कि 9-10 दिन हो गए। अब आज एक कमेटी बनी है जो 2 दिन में रिपोर्ट देगी, लेकिन अभी तक ब्रजेश पाठक और जो एसीएस के बीच मसला है, मसला कुछ नहीं, कोई ब्रजेश पाठक मुझे नहीं लगता कि अपने नाते रिश्तेदारों का कोई ट्रांसफर चाहते होंगे, लेकिन विभाग को चलाने के लिए अगर कोई मंत्री है और उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है, मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेही है, तो क्या वो अपने हिसाब के जो एफिशिएंट लोग हैं उनको नहीं एडजस्ट कर सकता है, नहीं रख सकता, या जो जहां लगाना चाहता है वो क्या नहीं लगा सकता? ये बहुत सारे सवाल हैं। तबादलों को लेकर तरह तरह की पहले टिप्पणी होती रही, केवल इस सरकार में नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में, उससे पहले की सरकार में, उससे पहले की सरकारों में ये कहा जाता रहा कि तबादला एक उद्योग है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो कहती थी कि भाई सपा बसपा की सरकारें तबादला उद्योग चलाती हैं, पहले भी कहती रही होगी जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। इधर तो 30-32-35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, कहीं 3-13 में कहीं गिनी नहीं जा रही, तो उस पर क्या आरोप लगाएंगे। लेकिन अन्य राज्यों में भी जब उत्तर प्रदेश में कोई सवाल उठता है तो सत्ता पक्ष में जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं ये राजस्थान की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो उलझाव है। और यही नहीं, पशुपालन और शिक्षा विभाग में भी इस तरीके के मामले उठने लगे हैं, और कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों ने अपने जो विभागीय अधिकारी हैं उन पर उंगली उठाई है। हमने 5 जुलाई को भी सबसे पहले इन तबादलों का जो विवाद है उसको जनता के सामने रखा था और इस पर चर्चा की थी इसी मंथन कार्यक्रम में।
आज भी हम जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि भाई जांच करो और बताओ कि एसीएस ने गड़बड़ी की है या नहीं, मंत्री के आरोपों की जांच करो। मुख्यमंत्री ने अगर जांच कमेटी बनाई है तो जाहिर सी बात है कि बहुत जिम्मेदार लोग हैं, उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ आईएएस अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जिसके खिलाफ जांच करें वो भी एक शीर्षस्थ अधिकारी है। क्या होता है देखने वाली बात होगी। इस पूरे प्रकरण पर जो तबादलों का ग्रहण, इसमें नए सिरे से एक बार फिर चर्चा हम आज करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ रमेश मिश्रा जी पूर्व आईएएस जुड़ेंगे, वीडी नकवी साहब पूर्व जज जुड़ेंगे, पंकज तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल कंचन द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई। कंचन जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। और दिनेश त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जो पूरा तबादला नीति पर आप लगातार स्टोरी कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को जनता के सामने रख रहे हैं, और सबसे पहले जो इस खास खबर को आम आप ही ने किया जहां तक मेरी जानकारी है। कुल मिलाकर ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि ये अधिकार किसका है, अकेले मंत्री का, एसीएस का, या किसका अधिकार है। और ये तबादला नीति बनी, लागू हुई, और उसके 2 दिन बाद डिप्टी सीएम सरकार के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस पर पूरी उंगली उठा देते हैं, और विपक्ष को मौका मिल गया है कि इस पर वो हंसी ठिठोली करे। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। विपक्ष को मौका मिला है और मौका मिलना भी चाहिए। विपक्ष को ये मुद्दा उठाना भी चाहिए। जिस तरह से विभागीय मंत्री, डिप्टी सीएम जैसा कद्दावर पद रखने वाले ब्रिजेश पाठक पिछले 100 दिन की एक तरफ सरकार जहां अपने 100 दिन की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है अपने ही मंत्री से घिर गई है सरकार। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पहले कार्यकाल की 5 साल बीत जाता है, उस पर आरोप नहीं लगता है, लेकिन दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर बड़े तबादले, वो भी तबादले नीति पर आरोप लग रहे हैं। वही नहीं, आज तो स्वास्थ्य विभाग का जो बना ही एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है सर, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग में भी इसी तरह के तबादले हुए हैं। उस पे भी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच कमेटी बनी है, वो भी 3 सदस्यीय है, जिसमें एसीएस एपीसी मनोज कुमार सिंह और देवेश चतुर्वेदी जो अपर मुख्य सचिव नियुक्ति है वो, और संजय भूस रेड्डी, ये 3 सदस्यीय कमेटी पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों की जांच करेगी और 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। पहले स्वास्थ्य विभाग में बनी एक जांच कमेटी, अब स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी विभाग में बनी है। तो पूरी तरह से जो 15 दिन का तबादला नीति चली है सरकार की, वो पूरी तरह से शंका के घेरे में है। जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है तबादले पर, उसी तरह 30 तारीख को जो तबादला नीति समाप्त होती है और विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वापस आते ही पहला वो काम करते हैं, अपने विभागीय अपर मुख्य सचिव से प्रश्न करते हैं कि जो तबादले हुए हैं वो किस आधार पर किए हैं। विकलांग डॉक्टरों का और कर्मचारियों का आप दूर दराज जनपदों में तबादले कर दिए। जो डॉक्टर 6 महीने पहले मृत हो गया, जिनकी मौत हो गई, उनका आपने इस तबादले लिस्ट में नाम डाल दिया। 9 डॉक्टर 12 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं और 30 जून को आप उनका तबादला कर दे रहे हैं। ऐसे में विभागीय मंत्री जो भी हो, और ब्रिजेश पाठक जैसा मंत्री जो पिछले 100 दिन में हमारी जहां तक जानकारी है कम से कम सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर देखा जाए तो 100 से ज्यादा अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, वहां निरीक्षण और परीक्षण किया, स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टरों से मुलाकात की, वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी लिखी, जहां कमियां पाई वहां कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे विभागीय मंत्री जब प्रश्न उठाएंगे अपने अपर मुख्य सचिव पर, तो विपक्ष भी प्रश्न उठाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी यह प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि पिछला 5 साल उनका बड़े साफ सुथरे तरीके से बीता। इतना मौका विपक्ष को भी नहीं मिला था कि वो प्रश्न उठाए योगी सरकार के 5 कार्यकाल का।
5 साल के कार्यकाल का, जबकि उनको उतना अनुभव नहीं था। पहले 5 साल का अनुभव, उसके बाद इस 100 दिन का अनुभव उनका नाकामयाब साबित हुआ, जब ये अधिकारी मनमानी तरीके से पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, खेल, पशुधन, कृषि सहित ऐसे दर्जनों विभाग हैं जहां के मंत्री, खुद मंत्री भी अपने अधिकारी के ऊपर प्रश्न उठाए हैं और चिट्ठियां भी लिखी हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि ब्रिजेश पाठक के पत्र पर कितना एक्शन होता है, जो जांच कमेटी बनी है वो कितनी कार्रवाई करती है, क्या अमित मोहन प्रसाद जैसे अधिकारियों के मनमानी तरीके से किए गए तबादले पर विराम लगा पाएगी ये जांच कमेटी, या अपने बैचमेट होने का या उनके विभाग के अफसर होने का उनको फायदा मिलेगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष हमलावर है, सरकार को बाकायदा जवाब देना चाहिए कि ये तबादला हुआ है। अगर अधिकारी में मनमानी तरीके से तबादले किए हैं, नीतिगत तो बोल रहे हैं, लेकिन नीति को किनारे रखकर अपने मनमानी तरीके से जो तबादले किए हैं उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि विपक्ष उस पर जवाब न दे पावे या विपक्ष आरोप न लगा पावे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात करेंगे तो सर, मैंने आज कोशिश की विभागीय मंत्री से भी बात करने की। फोन करो, बोलो कॉल लगाए। दिनेश जी कंटिन्यू करें। लग रहा कोई व्यवधान है। बहुत सारी बातें हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने रखी। मुख्यमंत्री बिल्कुल इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे 5 जुलाई को मंथन में इस बात को हमने कहा था कि निश्चित तौर पर जिस हिसाब से तबादलों पर सवाल उठे हैं, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और वो इस पूरे प्रकरण की जांच भी कराएंगे। और वही हुआ। आज मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बना दी और दिनेश त्रिपाठी बता रहे हैं कि यही नहीं, पीडब्ल्यूडी में भी एक कमेटी बन गई, अन्य विभागों में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जितिन प्रसाद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ भी उनकी नहीं चली और राज्य मंत्री की चल गई या अधिकारियों की चल गई। ये तरह तरह के मसले हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं हमारे सहयोगी दिनेश त्रिपाठी ने, और दिनेश जी गिना रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन विभाग। अब मुझे लगता है कि विपक्ष की जरूरत है नहीं, क्योंकि विभाग के जो सरकार के आधा दर्जन करीब मंत्री ही तबादलों पर सवाल उठा रहे हैं। कंचन जी, विपक्ष की जरूरत नहीं। विपक्ष तो बिल्कुल हमें कह रहा, उत्तर प्रदेश का विपक्ष बिल्कुल नाकारा है, लेकिन आपके मंत्री ही तबादला नीति पर सवाल उठा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ने 2 विभागों में जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ जी, देखिए ना, अगर आप इस बात को कहते हैं तो ये बहुत ही खूबी वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप कर रही है, ये आप किसी भी पार्टी में नहीं देखते होंगे। मुझे लगता है किसी भी मंत्री या किसी भी डिप्टी मिनिस्टर में इतना बिल्कुल भी हैसियत नहीं होती है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ या फिर अपनी ही सरकार के प्रति कुछ बोल सके। ये आपने कभी नहीं देखा होगा जो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, कंचन जी, हम भाजपा में भी नहीं देखते, बहुत अनुशासित पार्टी है, भाजपा में भी कोई बोलता नहीं है। ये ब्रजेश पाठक है जो कम से कम उन्होंने इस बात को रखा है। शुरू हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, तो ये प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, लोकतंत्र है आपकी पार्टी में? बिल्कुल भी। देखिए ना, अगर इतनी बड़ी चीज सामने आ रही है धीरेन्द्र जी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये चीज पहली दफा हो रही है या फिर होती ही नहीं है, या फिर हम लोग कुछ, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ में ये चाहते हैं। जो भी धांधली होती है या जो भी चली आ रही है, किसी और तरीके से जो धांधले पे चलती चली आती थी चीजें कि जो हो रहा है होने दो। अब हम नहीं चाहते कि वैसी चीजें हो, क्योंकि हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो। हम चाहते हैं कि ये जो भी चीजें अपने आप चल रही हैं, धांधलियां चल रही हैं, वो खत्म हो। तो उसको खत्म करने के लिए एक बार सवाल जवाब उठाने पड़ेंगे और फिर आपको ही उठाना पड़ेंगे। तो ये बहुत ही ईमानदारी वाली बात हो गई कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर हम लोग इन चीजों पर एक सवाल उठा रहे हैं, अगर आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने इस बात
बात पर सवाल उठाया है, तो बेशक बात है कि इसमें सुधार होगा। ये कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये एक बार उठाई और इसके बाद में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कमेटियां बहुत अच्छी प्रकार से गंभीर तौर पर बनाई गई हैं और इसमें जो भी जांच होगी, जांच के तौर पर अगर जो भी इसमें गड़बड़ी करता समझ में आएगा उसके तौर एक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले की तरह ही चीजें चलती रहे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई सब चीजें अच्छी से हो जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी चीजें खराब हुई हैं या जो भी चीजें खराब है वो स्वच्छ हो। आप एक बात जानते ही हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा चाहती है कि चाहे हमारे लोग हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, पहले अपने आप पर सुधार करें और जब अपने आप में सुधार होगा तो फिर हम अपनी चीजों को सुधार कर पाएंगे। भारत में जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सुधार कर पाएंगे। तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों पर बहुत गंभीर रह रही है। अरे कंचन जी 6 साल हो रहे हैं, लगभग 6ठा साल है सरकार चलाते हुए उत्तर प्रदेश में, और ये मसला आईएएस वर्सेस मंत्री का है। उनके विभाग के जो एसीएस हैं उन्होंने मंत्री जी को ठेंगे पर रख के, ठेंगा दिखा के तबादले कर दिए। दूसरे जितिन प्रसाद साहब हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भैया मेरी नहीं सुनी गई। पशुधन विभाग में भी आ रहा है, शिक्षा विभाग में भी आ रहा है इस तरीके की शिकायतें। तो जब 5 साल कोई सरकार चला लेता है तो ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई ये अखिलेश यादव वाले अधिकारी हैं नियुक्त हो गए। भाई आपने भी 5 साल टेस्ट किया और जिस व्यक्ति पर उंगली उठी अमित मोहन प्रसाद पे, वो 3 साल पहले भी रह चुके हैं, 4था साल है उनका डिपार्टमेंट में। ये बात कैसे हजम हो पाएगी कि भाई आप, कोई विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, पार्टी के अंदर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस मंत्री है, ये अंतर विरोध नहीं लग रहा आपको? सरकार के अंदर अंतर विरोध नहीं है, शासन और सरकार के भीतर। दिनेश कुछ कह रहे हैं, दिनेश। सर कंचन जी से एक सवाल और करिए। अभी मंत्री लोग ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खड़े हैं और यही विधायक थे जो 200 की संख्या में एक बार मुख्यमंत्री के खिलाफ भी विधानसभा में बैठे थे। अगर ये संवैधानिक पार्टी है, सिद्धांतों वाली पार्टी है, आखिर विधायक और मंत्री ही क्यों आते हैं हमेशा घेरे में? वही क्यों परेशान होते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट से, कभी मुख्यमंत्री से, कभी अपने पार्टी के नेताओं से? इसका भी कंचन जी से जवाब लीजिएगा। कंचन जी, दिनेश त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। जी देखिए, जिसको समस्या होगी वो चीजें आएंगी। अगर उनके प्रति जो एक चीजें हैं उन्हें नहीं मिल रही हैं तो वो विरोध में आएंगे। और फिर ये समझने वाली चीजें हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या देना चाहिए। तो विरोध अलग बात है और जो ये सिस्टम होता है वो एक अलग बात है। अगर आप सिस्टम में हैं तो आपकी चीजों की मान्यता रखी जाएगी और अगर आप सिस्टम में नहीं आते हैं तो मान्यता नहीं रखी जाएगी। ठीक बात है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीडी नकवी साहब पूर्व जज जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका नकवी साहब। रमेश मिश्रा जी पूर्व आईएएस जुड़ गए हैं, मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। और विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के बहुत तेज तरार और गंभीर प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत और आभार विकास जी। हम रमेश मिश्रा जी के पास चलेंगे। मिश्रा जी, एक लगातार जब से तबादलों का मसला आया मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मुझे बहुत सिस्टम पता नहीं कि अंदर तबादले कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या केवल जो एसीएस होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वही करते हैं, उनका अधिकार होता है कि मंत्री का भी कोई हस्तक्षेप होना चाहिए या होता है, या मंत्री की बिल्कुल नहीं सुननी है? ये जरा हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो ट्रांसफर गजेटेड ऑफिसर्स के हैं या ऑफिसर्स के होते हैं उसमें तो संवैधानिक रूप से मंत्री की अनुमति ली जाती है। और ये 40-30 साल पहले था कि समान रूप से मिनिस्टर्स लोगों को अपने सेक्रेटरीज पे विश्वास होता था, वो उनको पावर डेलीगेट कर देते थे। मुझे याद है कि हम लोग जब डिप्टी कलेक्टर थे तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ कोई फाइल कभी अप्रूवल के लिए या किसी कार्मिक को मंत्री के पास नहीं जाती थी और हम लोग अपॉइंट सेक्रेटरी से सीधे मिलते थे, रिक्वेस्ट करते थे, जेन्युइन होती थी, वो हमारा ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन इधर पिछले 15, 20, 25 वर्षों से मिनिस्टर्स लोगों ने कोशिश करके ये सारी पावर अपने हाथ पे ली थी कि हम जो भी फाइल हो ट्रांसफर, इवन कुछ सरकारों में तो दरोगाओं का भी और नॉन गजेटेड का भी ट्रांसफर मिनिस्टर द्वारा किया जाता रहा है। तो लिया तो जाता है, लेकिन होता यह है कि जो बहुत बड़े विभाग होते हैं उसमें शासनादेश इतने ज्यादा निकलते हैं, ये सरकार
देखे अगर उठा के, तो एक एक विभाग में ट्रांसफर संबंधी 200 300 शासनादेश जारी होते हैं। उन सारे शासनादेशों को पढ़ के संकलित करके उसके अनुकूल स्थानांतरण की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी ये सचिवालय की होती है, उसके सचिव उसके जिम्मेदार होते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार से त्रुटि, और होता है कि जनरली सचिव लोग मिनिस्टर से एन मौके पे, मैंने देखा है ऐसा कि बहुत से सचिव लोग मिनिस्टर से जल्दीबाजी में अप्रूवल ले लेते हैं, साहब इसमें ये है ऐसा ऐसा कर दिया। मिनिस्टर के 20-30 आदमी होते हैं, वो लोग कह देते कि हाँ भाई ये हो गया सर, और शेष अप्रूवल ले लेते हैं, उसमें गलत प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। पिछली सरकारों में मैंने देखा कि ऐसा हुआ था, मिनिस्टर का अप्रूवल होने के बाद भी मिनिस्टर को मालूम नहीं था क्या। तो ऐसी त्रुटियां होती हैं। मिनिस्टर ने अगर कोई बात रखी है तो निश्चित रूप से वो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जेन्युइन, और एक मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने बात रखी है तो वो जेन्युइन है और होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसका सुधार किया जाएगा। त्रुटियां जो प्रथम दृष्टया मैं भी देख रहा हूँ, काफी त्रुटियां हैं। मिश्रा जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे इसी पर चर्चा करूंगा। साफ साफ चर्चा होगी, बात होगी कि क्या बिना मंत्री को हवा ना लगे, मंत्री को हवा ही ना लगे और इतने सारे तबादले हो जाएं। खबर तो यह है कि ब्रजेश पाठक एक छोटा सा कोई एक तबादला उनके कहने पर नहीं हुआ है, पत्र उन्होंने यूं ही नहीं लिख दिया, गले तक पक गए थे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तबादलों पर ग्रहण, और एक नहीं कई कई विभागों में ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई मुख्यमंत्री ने एक अच्छी मंशा से एक तबादला नीति बनाई कि भाई प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन आधा दर्जन जो डिपार्टमेंट हैं वहां अधिकारियों या छोटे मंत्री ने मिलकर पता नहीं क्या घालमेल किया है कि चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। और मंथन में इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर IAS अफसर रहे रमेश मिश्रा से हमारी चर्चा हो रही थी। रमेश जी ने बताया कि नहीं, जो अभी प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है, जो तबादले स्वास्थ्य विभाग के हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रही हैं। लेकिन मेरा मूल प्रश्न फिर मिश्रा जी से यही है कि क्या मंत्री को हवा भी नहीं लगेगी? आपने ये बात बताई बहुत महत्वपूर्ण कि भाई मंत्री से अधिकारी लोग पूछ लेते थे या चलते फिरते अप्रूवल ले लेते थे, या मंत्री कहीं व्यस्त कहा साहब देख लीजिए वो हो गया। लेकिन यहाँ तो मंत्री एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख रहा है,
एसीएस को और पूछ रहा कि भाई साहब इनका आधार बताइए, क्या आपने सुनिश्चित कर लिया है कि जो लोग आपने पोस्ट किए हैं वो उसमें जिस अवधि के लोग आप बता रहे हैं क्या उस अवधि का कोई व्यक्ति नहीं रह गया है? बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं। दिव्यांगों के ट्रांसफर हो गए, मृतकों के ट्रांसफर हो गए, ये तो अलग बात है, ये त्रुटियां होती रहती हैं, मैं इसकी बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मंत्री सवाल कर रहा है कि क्या आपकी जो तबादला सूची है ये पवित्र है नटसेल में, अगर इसकी बात की जाए तो मिश्रा जी वास्तव में फिर हम वहीं आते हैं कि क्या मंत्री का कोई अधिकार नहीं है? क्या वो एक भी सिफारिश नहीं कर सकता? सब कुछ एसीएस हो जाता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाता है? देखिए, ये तो बड़ा 15-20 साल से मैंने भी देखा है कि बहुत कभी ऐसा होता रहा है कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बहुत याद नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके विभागीय मंत्री दूसरे होते थे, लेकिन ट्रांसफर जो होते थे वो उच्च स्तर के मुख्यमंत्री स्तर के निर्देशों पे हो जाया करते थे। लेकिन जो वार्षिक स्थानांतरण नीति जारी होती है और उसके तहत बंच में जब बहुत ज्यादा समय कई लोगों के ट्रांसफर होते हैं तो उसमें कम से कम 2 दिन 3 दिन मंत्री को हर पॉइंट पे ब्रीफ किया जाता है कि साहब ये नीति है और इस नीति के तहत ये स्थानांतरण किए गए हैं, ये कारण है, इनका नहीं किया गया है। जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उन एप्लीकेशंस, हर एप्लीकेशन को मैं डीजी लेवल पे रहा, सेक्रेटरी रहा विभाग में, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन आती थी बैठ के 3 दिन 4 दिन 10-20 लोग एसओ को बैठा के डिस्कस करते थे सारे कि भाई इसका रीजन देख लो, कोई जेन्युइन तो नहीं रीजन है, इस उपेक्षित हो रहा है। उनका निस्तारण करने के बाद स्थानांतरण नीति बना के मंत्री से अप्रूवल लेते थे। ये जो प्रकरण है ब्रजेश पाठक जी ने जो रखा है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसको तो देखने से ऐसे ही लगता है कि मंत्री जी से या तो अप्रूवल नहीं लिया गया या अप्रूवल लिया गया, उनको सही चीजें बताई नहीं गई, तो गंभीर है निश्चित रूप से। और हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे मुझे भी, मैं पढ़ने रहा हूँ, न्यूज में देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्थानांतरण हुए हैं जिनके बहुत साल यहाँ पे नहीं हुए हैं, उनके पत्नी पति यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड अगर हैं तो पत्नी काम कर रही हैं। और एक तो प्रकरण मेरे संज्ञान में भी है, कोई एंथ्रोपोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उनके हस्बैंड को 5 या 6 साल यहाँ रहा, उन्होंने शायद एप्लीकेशन भी दी है, सबको संज्ञान में है कि मेरे पति यहाँ है, उनको यही रखा जाए, उनका बेटा पढ़ रहा है, वो मैं न्यूज देख रहा था, तो उनका भी नहीं किया गया। और कुछ लोगों को उनको यहाँ नहीं करा गया, और कुछ लोगों को ऐसे कर दिया जो 7-8 साल से यहाँ पे हैं, और जो ये पारिवारिक परिभाषा जो है कि पति पत्नी अगर स्टेट सर्विसेज में है तो एक साथ उनको रहना चाहिए, उसके दायरे में भी नहीं आते हैं। और एक और सवाल उठाया पाठक ने, एक और सवाल उठाया मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि भैया आपने विशेषज्ञों को हटा दिया और उनकी जगह पोस्टिंग नहीं की है, तो लोग कहाँ जाएं? पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ में आते हैं, जो बड़े अस्पताल हैं उनसे लोगों को आपने हटा दिया, तो या तो जहर खा के लोग मर जाएं, दवा ना लें, उनको दवा कहाँ से मिलेगी? ये सवाल भी मंत्री ने परोक्ष रूप से यही कहा है, जो हम कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, मंत्री बहुत जेन्युइन है, उनकी बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जो बात है, लेकिन वो उन्होंने इस स्तर पे चिट्ठी लिखी, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कहीं मजबूरी थी कि उनको कोई सुन नहीं रहा था। तो विभागीय सचिव यदि मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, वो संशोधित लिस्ट जारी कर सकते थे। तो इसमें अगर विभागीय सचिव मंत्री की नहीं सुन रहा है तो बहुत ये तो गलत परंपरा होगी। और अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी सवाल उठा दिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने सवाल उठा दिए और 3-4 मिनिस्टर्स ने सवाल उठा दिए कि भाई कोई सुन ही नहीं रहा है, तो पूरी तबादला नीति को क्वेश्चन कर दिया। विकास श्रीवास्तव जी, पूरी तबादला नीति को अब आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोगों के बयान तो यदा कदा आ जाते होंगे। विकास श्रीवास्तव जी शायद नहीं है अब, मैं सवाल कर रहा था मिश्रा जी से। मिश्रा जी, अब तो कई विभागों से आवाज आ गई। देखिए, ये जो मैंने भी देखा कि इसमें चीफ सेक्रेटरी जो वर्तमान है दुर्गा शंकर मिश्रा, ये अपराइट पर्सन है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, ये हैं। और संजय भूसरेड्डी को भी मैं जानता हूँ, ही इज अपराइट पर्सन, और शायद देवेश चतुर्वेदी को किया है जी मेरे ख्याल से। ये सब तीनों बहुत अपराइट ऑफिसर्स हैं। और संजय भूसरेड्डी को दोनों कमेटियों में रखा गया है, पीडब्ल्यूडी और हेल्थ दोनों में रखा गया है। व्यक्ति हैं, गलत होगा तो बोल देंगे, वो संकोच नहीं करते, उनके नेचर में है, इज ऑनेस्ट ऑफिसर और स्ट्रिक्ट हैं और संकोच नहीं करते। गलत हुआ तो बोल देंगे साहब गलत हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो जेन्युइन है, कोई अनैतिक कार्य नहीं। ठीक बात है, ठीक बात। नकवी साहब,
आपका वर्षों का आपका जुडिशरी का अनुभव रहा है, समाज को भी बहुत करीब से देखा और सुना है आपने नकवी साहब। तमाम तबादलों को लेकर बहुत सारे प्रकरण अदालत चले जाते हैं और जो मैं ये कुल मिलाकर जो अदालतों में जाते हैं और फिर वो उसमें आर्डर होते हैं, फिर कोर्ट के आदेश पर लोग रिटेन भी होते हैं, स्टे होते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को उत्तर प्रदेश में लगभग आधा दर्जन विभागों में इस तरह के सवाल उठ गए हैं। नकवी साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब आवाज आ रही है मेरी? जी, दर्शक सुन रहे हैं नकवी साहब आपको। जी चौहान साहब, आपने बड़े अच्छे सब्जेक्ट पे डिबेट रखी है और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस सिस्टम में जो वेलफेयर स्टेट से बुलडोजर स्टेट बन गई है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें कम से कम एक मंत्री ने एक आवाज उठाई है। और मैं ये देख रहा हूं, मैं तारीफ करना चाहूंगा ब्रजेश पाठक जी की कि वो बराबर बड़े प्रोएक्टिव मिनिस्टर है, जगह जगह जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, मरीजों का कंसर्न ले रहे हैं और जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जी एक मंत्री होके काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारी ये एक हिस्ट्री है पूरे सिस्टम की कि एक ट्रांसफर जो है एक इंडस्ट्री बन चुका था, बनता रहा बरसों तक, लोग उसके अंदर घालमेल करते रहे। सिस्टम में जरूरत इस बात की है चौहान साहब कि एग्जीक्यूटिव पर जो लेजिस्लेचर का चेक होना चाहिए, मंत्री चेक रखे। कुछ दिन हमने ये देखा कि मंत्रियों ने पूरी तरह यूसर्प कर लिया, ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल कमजोर कर दिया। अब ये जो महसूस कर रहे हैं, जो कंप्लेंट है मंत्रियों की, वो ये दिखाती है कि पावर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच गई है। वो कौन सा पावर सेंटर है जो ये काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया उस सिस्टम को। मैं तो ये महसूस करता हूं कि हमारे सिस्टम में यूसर्पिंग का पावर हो गया है, लोग यूसर्प कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि जो एक छोटे ऑफिसर का काम है वो बड़ा ऑफिसर कर रहा है। मैं जुडिशरी की बात करूंगा कि जो बेल मजिस्ट्रेट को करना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट एंड जज कर रहा है, और जो बेल डिस्ट्रिक्ट एंड जज को करनी चाहिए वो हाईकोर्ट से हो रही है। तो ये जो चीज हो रही है उससे सफर जनता है, पब्लिक सफर कर रही है। अच्छे लोगों का अच्छी जगह पोस्टिंग हो, अच्छा काम हो, डिलीवरी हो, जो डिलीवरी है, जो काम है सरकार का, वो अच्छी तरह से हो। हमारा देश वैसे भी करप्शन के मामले में जो है वो दुनिया में काफी रेटिंग में बहुत हाई चला गया, काफी ऊंचा चला गया। आपने पढ़ा होगा, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। मैं सिर्फ एक समाज का सिटीजन होने के नाते मैं कंसर्न मेरा ये है कि अच्छे लोग अच्छी जगह पोस्ट हो ताकि जनता को आराम मिल सके और सिस्टम में सुधार होना चाहिए। खुशी की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ने इसका कॉग्निजेंस किया है, कमेटी बिठा ली है। और देखिए अभी मिश्रा जी ने बताया कौन कौन से अफसर, कम से कम आपकी इस डिबेट से जनता को, यूपी की जनता को ये मालूम होगा कौन से सीनियर अफसर बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है और वो चीजों को अच्छा करेंगे। जैसा आपने नाम लिया संजय भूसरेड्डी साहब का, उन्होंने मिश्रा जी ने बड़े डिटेल बताया। तो ये चीज है कि कितना वो लोग कमेटी बनाकर क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी। असल में मैंने ये देखा कोई पॉलिसी नहीं बन पाती कि कितने साल कौन किस पोस्ट पर रहेगा, कौन से जिलों में जाएगा। हर आदमी, हर ऑफिसर जो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो अच्छे डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है। उसे मेरठ चाहिए, मुजफ्फरनगर चाहिए, सहारनपुर चाहिए, उसको ईस्टर्न यूपी गाजीपुर नहीं चाहिए, उसको जो है गोंडा नहीं चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, मैं ही समझता हूँ यूपी को जोन में बांट दिया जाए। जो ए जोन में रहा हो, जो वेस्टर्न जोन में रहा हो, उसको ईस्टर्न जोन में भेजा जाए। जो बुंदेलखंड में रहा हो उसको रोहिलखंड में भेजा जाए। अगर इस तरीके की पॉलिसी बन पाएगी और उसका टाइम लिमिट होगा तो चौहान साहब मैं समझता हूँ बेटरमेंट होगा। बेटरमेंट विल पे है, हम रिफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारी विल है, अगर हमारी पॉलिटिकल विल है, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। और अच्छे ऑफिसर्स को प्रोत्साहन की, मोटिवेशन की जरूरत है। उसकी जनता भी तारीफ करे और उसके बॉसेस भी तारीफ करें, इसकी बहुत जरूरत है। एक अच्छे आदमी को सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए, बेईमान अफसर को पैसा चाहिए और बहुत ही चीजें चाहिए। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि सिस्टम पे बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल लेवल पे लोग जानते हैं किस तरह से। अभी मेरे पास भी कुछ फोन आया कि साहब फलां से कह दीजिए आपके कुछ ताल्लुक को, तो मैंने कहा भाई, और बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर का एक लेटर दिखाया
मैंने कहा भाई सेंटर मिनिस्टर एक लेटर लिख चुका है आपके फेवर में, फिर भी आप सिफारिश कर रहे, बोले साहब चल नहीं रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा जो ये यहाँ बात की गई रिपोर्ट में। तो हालत ये है कि मिनिस्टर की बात सुनी नहीं जा रही है। वो कौन सा पावर सेंटर है, वो मेरे ख्याल से गुजरात की सेंटर हो सकता है जो उसको बहुत बड़ी बात नकवी साहब ने उठाई कि भाई अगर एक डिप्टी सीएम की बात उसका विभाग का जो एसीएस है वो नहीं मान रहा है, और जबकि रमेश मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंत्री से डिस्कशन करना आपकी मतलब बाध्य हैं, आप अकेले मनमाने तरीके से कोई आईएएस अफसर ट्रांसफर नहीं कर सकता। विभागीय मंत्री का जो रोल है वो है तबादलों में, ऐसा नहीं है कि ब्रजेश पाठक कोई गलत बात कह रहे हो। तो यही बड़ा सवाल है। तो फिर नकवी साहब ने सवाल उठाया कि भाई फिर अगर ब्रजेश पाठक के नहीं वो सुन रहे हैं तो फिर कौन सा पावर सेंटर है जो अधिकारियों को इस तरीके से ताकत देता है, पावर देता है। विकास श्रीवास्तव का नेटवर्क थोड़ा सा आ जा रहा है, हम उनसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन अब हम एक बार फिर आते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी दिनेश त्रिपाठी जी के पास। दिनेश जी, ये चर्चा है लखनऊ में पावर सेंटर को लेकर, वो बात नकवी साहब ने कह दी। बिल्कुल सर, सही बात। जैसा कि ब्यूरोक्रेट्स रहे, रमेश मिश्रा सर ने भी बताया, नकवी सर भी बता रहे हैं, तो ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरा कोई पावर सेंटर है जो वही गवर्न कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स को। आखिर ब्रजेश पाठक की भी तारीफ किया है रमेश मिश्रा सर ने भी और नकवी सर ने भी, और ऐसे पता नहीं कितने ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के लोग होंगे, आम पब्लिक होगी जो ब्रजेश पाठक की कार्यशैली की तारीफ की है। ब्रजेश पाठक ने पहले कार्यकाल के दौरान भी और दूसरे कार्यकाल में भी 100 दिन के करीब पूरा हुआ है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। उन्होंने 100 से ज़्यादा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 100 से ज़्यादा अस्पतालों, किसी अस्पतालों का तो उन्होंने 2 से 3 बार तक औचक निरीक्षण किया है। उनकी कार्यशैली पर शैली का सब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है तो वो तीसरा पावर सेंटर कहाँ है, कौन है, इसका भी क्या जांच करेगी ये जो मुख्यमंत्री द्वारा। और दिनेश जी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी छुट्टी पर चले गए हैं 14 से लेकर 24 तारीख तक, ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल सर, आलोक कुमार भी ऐसे ही मनमानी अफसर हैं। वो यहाँ तक उन पे आरोप लगा है कि वो अपने एसीएस की ही नहीं सुनते थे कभी कभी। तो आलोक कुमार भी अभी सेंट्रल से ही रह के आए हैं और योगी सरकार के पहले कार्यकाल के 6 महीने पहले शायद आए और कोविड के काल से स्वास्थ्य विभाग ही देख रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि कभी स्वास्थ्य मंत्री से उनकी अनबन होती थी तो कभी एसीएस से अपने होती थी। आलोक कुमार भी जब ये मामला देखे विवादों में घिर रहा है, हो सकता है मैं भी घिरूं उसमें, उससे पहले उन्होंने छुट्टी ले ली। इससे पहले जब 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव के अंतिम समय में जब उनके कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा था, यही अखिलेश यादव आलोक कुमार को अपने सचिव मुख्यमंत्री पद पर एक तैनात थे, उनको हटा के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया, जहां वो अपने आप को बड़ा शर्मसार महसूस किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मैं जाऊंगा और मुख्यमंत्री का सचिव रह के। तो उन्होंने अपना इन पैनल करा लिया सेंट्रल में। फिर 5 साल वो लगातार इसी जुगाड़ में रहे कि कैसे सेटिंग करूं और फिर पावर में आऊं। पावर में आने के बाद भी उन्होंने वही किया जो वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में किए हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरा पावर सेंटर जैसा नकवी सर कर रहे हैं, जांच कमेटी जो पीडब्ल्यूडी विभाग की बनी है और स्वास्थ्य विभाग की बनी है, आगामी दिनों में और भी विभागों पे जैसे पशुधन हो गया, कृषि हो गया, शिक्षा हुआ, इन पर भी जांच होगी। अगर उन पे भी कमेटी बनेगी तो सभी विभागों के अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का तीसरा पावर सेंटर जो मुख्यमंत्री के कहने पे नहीं चल रहा है, अपने विभागीय मंत्री के कहने पे नहीं चल रहा है, वो तीसरा पावर सेंटर कौन है? मुख्यमंत्री है? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है दिनेश, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को हम जरूर इसका हल जो है, जो ये जो यक्ष प्रश्न बन गया है, इसको खोजने की कोशिश हम करेंगे। मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अनुभवी आईएएस अफसर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर कोई अंदरूनी जानकारी होगी। कंचन द्विवेदी जी, अब ये लोकतंत्र का मसला नहीं रहा,
जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, मंत्री ही अपनी बात रख रहे हैं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। जो सारी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने आ गई कि 6 विभागों के मंत्री, 2 विभागों में तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। अब आपस में ही सरकार के अंदर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट सुन नहीं रहा, तीसरा पावर सेंटर काम कर रहा, दूसरा काम कर रहा, तीसरा काम कर रहा, लेकिन कुछ जो सुन नहीं रहा है। तो ऐसे तो फिर जनता सफर करेगी ना। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ब्यूरोक्रेट और मंत्री की लड़ाई हम चैनल में दिखाएं, लेकिन हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता से है। अगर ब्रजेश पाठक जाते हैं किसी अस्पताल के निरीक्षण में और कोई नाकारा व्यक्ति उनको वहां मिलता, कहते हैं हटाओ इसको, एसीएस साहब कहते कतई नहीं हटाएंगे। कैसे काम चलेगा, कैसे सरकार चलेगी? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर कोई मनमाने ढंग से कोई अधिकारी अपने लिए काम कर रहा है तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर उसके प्रति उंगली उठाई गई है, अगर हमारे वरिष्ठ नेता इसमें आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन चीजों पर सुधार होगा। ये सारी चीजें होती हैं और अगर संज्ञान में आ रही है, मैं यही समझती हूँ कि वो लोग इसको संज्ञान में ले रहे हैं और गंभीरता से ले रहे हैं। कमेटियां बनाई जा रही हैं उसकी जांच के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि वो चीजें सुधरेंगी नहीं, बिल्कुल सुधरेंगी। ये बस मैं यहाँ से ऐसे इस चीज को ले सकती हूँ कि हाँ, इन चीजों के बारे में जो भी कमियां आई हैं, आप लोग जो अखिलेश यादव या मायावती की सरकार पर तबादला उद्योग चलाने के जो आरोप लगते थे, अब उद्योग तो नहीं कह सकते हम ये, लेकिन तबादलों को लेकर रायता जरूर फैल गया है। पूरा शुद्ध यूपी की भाषा में इसे रायता फैलना कहते हैं। तो ये रायता फैल गया चारों तरफ। पास वो सारे अधिकार हैं कि आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए मैं यही कहूंगी नहीं, कि हमारे मैं सारे अधिकार नहीं है, मैं इसी जो कड़ियां हैं उन्हीं को जोड़कर कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि हम पत्रकार हैं तो हम कुछ भी कह देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है, आपका अधिकार है और मे भी आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी चीज है मैं वही जो दूसरे लोग या फिर हमारे विपक्ष के लोग उठाएं, उस बात को हम खुद ही उठा लेते हैं और हम उसको सुधारने का प्रयास करें। यही मैं समझना चाह रही हूँ, यही मैं समझ रही हूँ कि ये चीजें हो रही हैं। और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इसके लिए बहुत ही ईमानदार माने जाते हैं और वो इन चीजों को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आदरणीय योगी जी ने भी इनको संज्ञान में लिया है, तो बिल्कुल बात है कि ठीक बात है। मुख्यमंत्री की मंशा में कतई किसी को संदेह नहीं है, लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहा कि भाई ये पावर सेंटर कौन है जो ब्रजेश पाठक की भी नहीं मान रहा है? कहां से गवर्न हो रहे हैं ये लोग? उत्तर प्रदेश के जो सीनियर आईएएस अफसर है, ये कहां से गवर्न हो रहे हैं? कौन इनकी जो डोर है वो किसके हाथ में है? क्या भाई वैसे तो जो सिस्टम है उसमें मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में जो संकेत और संदेश मिल रहे हैं कि भाई ब्रजेश पाठक 3 तारीख को पत्र लिखते, आज 12 तारीख को योगी जी को मजबूरी में जांच के आदेश देने पड़ते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के कई साथी और भी शिकायतें उनसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मिश्रा जी, ये पावर सेंटर क्या बनते हैं क्या? आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं, जानते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर विषय पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं कि क्या ये ऐसा भी होता है कहीं कि मुख्यमंत्री की बात, उप मुख्यमंत्री की बात, कोई अफसर, इनके अंदर कहां से साहस आ जाता है, ये पावर कहां से आ जाता है? क्योंकि ये तो पब्लिक सर्वेंट है, जनता की सेवा करने के लिए है। देखिए, बदलाव तो एटीट्यूड में पूरे समाज में आ गया। स्वार्थ के लिए आदमी बहुत ज्यादा झुक जाता है, स्पाइनलेस मैं कहता हूं हो जाता है। ये 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था। आईएएस ऑफिसर किसी पोस्ट पे बैठता है तो माना जाता है कि वो उस विभाग का भगवान है और जो भी करेगा सही करेगा। जैसे कलेक्टर जिले में है, उससे सारी उम्मीद होती है कि जो उसके पास जाएगा फरियाद लेके उसको समाधान सही से करेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि 20 सालों में जिस तरीके से समाज में, राजनीति में परिवर्तन हुआ है, ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरीके से चेंज हो गई है। कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए इतने झुक जाते हैं कि सही बात रख नहीं पाते हैं और जानते हुए गलत काम करते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं, देश के लिए ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि ये पब्लिकली लोगों के सामने डिस्कशन हो रहा है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है
कोई भी इसमें पावर ऑफ सेंटर हो, लेकिन वो इस प्रकार से पब्लिक ग्रीवेंसेस को जो मास लेवल पे उठ रही हैं, जनभावना उससे बदल रही है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो और इसलिए अब ये कमेटी गठित हुई है और मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय देगी कमेटी बताएगी सही होगी। ऐसे प्रकरण में मेरा सोचना है कि ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जिसने भी ये गलती करी है, अगर कोई कानून है, नियम है, उसका उल्लंघन हुआ है तो फाइल में देख के जिम्मेदारी निश्चित करनी जरूरी है, क्योंकि ये तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में त्रुटियां होना और तुरंत उसका समाधान होना बड़ा ये आश्चर्यजनक विषय हो जाता है। और लोगों को जो उम्मीद बंधी है सरकार से इतनी ज्यादा, तो सरकार की हर छोटी सी त्रुटि आदमी के लिए बहुत निगेटिव मैसेज देगी और लोगों को कहने के लिए भी मिल जाता है। तो ईमानदार सरकार है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मंत्री को भी इसी प्रकार से आचरण करना चाहिए, सब मंत्री कर रहे हैं। अब लेकिन ऐसी बातें कभी कभी आती हैं, मुझे भी बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं सब ईमानदार रहें, उसमें भी कोई अगर गलत कर रहा है, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मिनिस्टर कोई हो, तो गलत होता है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने, जो मैंने खुद देखा एक दो अस्पतालों में, कभी कभी गरीब लोग आते हैं मेरे पास, मैंने फोन किया, अस्पतालों की भी हालत बदल दी है इन्होंने। और अब वहां पे कोई जाता है तो उसका कम से कम दवाइयां उसको दी जाती हैं, उसको अटेंड किया जाता है। मैं छोटा कहीं उदाहरण दे रहा हूँ, निगोहा में या मोहनलालगंज में कुछ मैंने किसी के लिए कहा, कोई गरीब आदमी था, वो मेंटल उसको प्रॉब्लम था, उसकी लड़की 15 साल से, और 15 साल से बेचारी ये सरकारी अस्पताल में जाती थी, दवा नहीं मिलती थी, वो बाजार में खरीद के दवा कराती थी। मैंने कहीं से नंबर लिया, मैंने वहां सीएमएस को फोन किया, शी अटेंडेड, उनका ट्रीटमेंट किया, दवाइयां दिलवाई, उसका गरीब का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ब्रजेश पाठक ने मेहनत करी है, दौड़ धूप रहे हैं, और मुझे भी पता चला कि वो मेहनत करते रहते हैं और उनके घर से उनकी पत्नी मेहनत करके लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। तो ऐसे कमिटेड मिनिस्टर्स को यदि कोई उपेक्षित कर रहा है तो वो ठीक बात अच्छा नहीं है। ठीक बात है। नकवी साहब, मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें कही कि भाई चीजें सुधार की दिशा में बढ़ चुकी हैं। उन्होंने एक अपना अनुभव भी बताया कि एक बच्ची के लिए उन्होंने फोन किया और दवाएं मिलने लगी। हमारी भी चिंता यही है, आपकी भी चिंता यही है, दिनेश त्रिपाठी की भी चिंता यही है, कंचन द्विवेदी की भी चिंता यही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सरकार में है तो उनकी चिंता नहीं है, जानबूझकर कोई व्यक्ति नहीं करेगा। और कम से कम मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कम से कम ये हम बिल्कुल सीना ठोक के, खम ठोक कर इस बात को कह सकते हैं। अंततोगत्वा जो इस तरीके की चीजों की सफरर तो जनता होती है, जो कहते हैं ना कि नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। आदमी कहता है ना कि यार ब्यूरोक्रेटिक मत हो। एक अच्छा जो शब्द है उसको लगता है यार ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है तुम्हारा, मतलब ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का इस तरीके से उसका परसेप्शन बन गया कि उलझाओ, फंसाओ, पीड़ित करो, दुत्कारो, उत्पीड़ित करो, मतलब काम ना करना मतलब ब्यूरोक्रेट। नकवी साहब, कैसे समाधान होगा? मुझे समय दीजिएगा बोलने के लिए इस पे, जो रेड टेपिज्म की आप बात कर रहे हैं ना, क्यों ऐसा हो गया बहुत ज्यादा, मैं बोलूं इस पे? हाँ, बस बहुत संक्षिप्त चाहूंगा मैं आपसे। आदमी, अधिकारी सुरक्षित नहीं अपने को महसूस करता है, उसको कभी फंसा के सजा दे देगा कोई, इसलिए रेड टेपिज्म बढ़ता है। और 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ नहीं, मैं बनारस में पोस्टेड था, मेरा बेटा वहीं पैदा हुआ था, मेरी नैनीताल पोस्टिंग हो गई थी, चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी थे, वहीं से इलेक्शन लड़ रहे थे। क्या चीफ सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत होगी बिना एनडी तिवारी से पूछे मेरा ट्रांसफर कैंसिल कर देगा? मुझे एसडीएम सदर वहां नैनीताल बना गया था, मेरी पोस्टिंग के पहले वहां ऑर्डर जारी कर दिया गया था, मतलब पोस्टिंग हुई मेरी, ऑर्डर हुआ, वहां जारी कर दिया डीएम ने। और मैंने जाके चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा छोटा बच्चा ठंडक में वो बीमार हो जाएगा, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी जी आर कल्याण कृष्णन थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को फोन किया, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी मुझे उसी दिन प्रिंट करा के ट्रांसफर ऑर्डर मेरा कैंसिलेशन उसको दे दिया, मैं शाम की ट्रेन से बनारस आ गया। वो समय था, देखिए अब समय बहुत बदल गया, बड़ा दुख होता है हमको भी, मैं भी सर्विसेज में मैंने भी झेला है। एक एप्लीकेशन किस तरीके से घूमती है नियुक्तियों में, कार्मिक में, एज IAS, SPCS, सब कुछ झेला है मैंने। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सभी लोग, क्योंकि बाबू से पूछो, UDA से पूछो, सेक्शन से पूछो, कहेगा हम फंस जाएंगे, हम नहीं करें। कोई काम ना करो, सबसे सुरक्षित ठीक काम बात करो है। तो फंस जाओगे। नकवी साहब, मिश्रा जी बहुत एक बड़ा मजबूत दृष्टांत दे रहे हैं। वो खुद जैसे उन्होंने काम किया है, जिस अंदाज में वो बता रहे हैं कि भाई पहले और अब में क्या अंतर, इतना ज्यादा अंतर हो गया है। लेकिन हमारा सवाल यही है आपसे भी कि व्यवस्था कैसे सुधरेगी? नकवी साहब, आपने भी बड़ी ईमानदारी से निर्णय दिए हैं।
शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का। और मिश्रा जी ने हमारे बहुत डिटेल्ड चीजों को बताया। मैं समझता हूँ कभी इतनी अच्छी ओपन डिबेट नहीं हुई जहां मिश्रा जी ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सच्चाई को रखा समाज में। लेकिन जरूरत इस बात की है कि समाज में जो सोच हो गई है, हम लोग सेल्फ की तरफ चले गए हैं, जो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ऑनस्लॉट है हमारी सिविलाइजेशन पर, इसका बहुत बड़ा बात, मतलब बहुत बड़ा वजह है। अब लोग ये कहते हैं भाई पैसा खुदा है, हर चीज स्वार्थ, जो बात कही मिश्रा जी ने, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। हमें सोच बदलनी होगी, अपने आप को समाज के लिए कमिटेड बनाना होगा। और सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं, अब आप, मैं आपको बहुत बड़ा स्टार दूं, एक डॉक्टर 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर बनेगा या कसाई बनेगा? मैं तो समझने में बहुत कासिर हूँ। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या सर्विस होगी। हम लोग पढ़ते थे, मिश्रा जी भी पढ़ चुके, 300-400 रुपए महीना में, तो हमारे अंदर कंसर्न है समाज का हमें। लेकिन हमारे बेटा जो है वो अगर 50 लाख रुपए खर्च करके बनेगा तो वही सोचता है मैं इसको पैसा बनाऊं उसको। ये जो चीज है, सरकार को इस बात पे ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट को जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरे सिस्टम को बदलना होगा। जो मेडिकल एजुकेशन को सस्ता करना होगा। जो ईमानदारी है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में ईमानदारी है, अच्छे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। और आम आदमी को भी बदलना होगा। ये लोगों का अंदर एक सिस्टम बन गया है कि बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के सरकार में काम नहीं होता। इस सोच को बदलना होगा। ठीक बात है। नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई सोच बदलनी होगी, आम आदमी को अपनी सोच बदलनी होगी। और बाकायदे वो उदाहरण समेत इस बात को कह रहे हैं कि भाई कम से कम ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूं ही नहीं ऐसे बदल जाएंगी। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। नकवी साहब का बहुत आभार, कंचन जी का भी बहुत आभार, विकास श्रीवास्तव जी का भी बहुत आभार। हालांकि तकनीकी व्यवधान के कारण हम उनसे एक भी सवाल नहीं ले पाए, बहुत माफ़ी के साथ उनका भी आभार। रमेश मिश्रा जी पूर्व IAS, उनका भी बहुत आभार। और दिनेश त्रिपाठी, बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर जो मंथन में, इसमें अमृत भी है और विष भी है। मंथन जब होता है तो कुछ निकलता जरूर है। अमृत ये है कि भाई अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और विष ये है कि जो बदल गए हैं लोग, उनका आचरण बदलने लगा है, जो मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, जो भौतिकवादी हो। जैसा नकवी साहब ने कहा कि भाई हम लोग 200-500 रुपए देकर पढ़ते थे तो समाज की चिंता थी, लोगों की चिंता थी। अब 1 करोड़ देकर डॉक्टर बनेगा तो वो कसाई बनेगा। ये बहुत कठोर शब्द कहा है पूर्व जज नकवी साहब ने। इसी तरह मिश्रा जी ने भी अपने अनुभव बताए कि भाई ब्यूरोक्रेसी तब कितनी निश्चिंत थी और निश्चिंता में काम करती थी, इसलिए वो काम उलझाती नहीं थी। अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर एक काम कराना हो तो इतना उलझा देंगे कि काम करना ना पड़े। ये ब्यूरोक्रेसी का हाल है। तो मंत्री जी क्या चीज़ हैं? ब्रजेश पाठक को भी उलझा दिया, जितिन प्रसाद को भी उलझा दिया, अब मुख्यमंत्री ही सुलझाएंगे। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का। और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा वाकया आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है। वो खजुराहो गए थे, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। वहाँ थोड़ी देर के लिए वो रुके थे और वहाँ के जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसको उनकी आवभगत के लिए लगाया गया था। लेकिन जरा सी लापरवाही ये हुई कि मुख्यमंत्री को ठंडी चाय मिल गई। प्रायः शांत और बेहद सरल दिखने वाले शिवराज चौहान का भी पारा चढ़ गया। और जब उनकी भ्रकुटी तनी तो अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांग लिया उस खाद्य आपूर्ति अधिकारी का, जिसकी जिम्मेदारी थी चाय नाश्ता, कि भाई आपने ठंडी चाय कैसे परोस दी। अब उस बेचारे की नौकरी पर बनाई। कांग्रेस के नेता PC शर्मा समेत कई नेताओं ने इस पर चुटकी ली है कि अनुभागी अधिकारी बेचारा फंस गया है। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन मामला फिर वहीं आके फंस जाता है। आप जनता जनार्दन हैं, तय कीजिए और उसी के अनुसार आप निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं